हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीएम मैथ सेंटर में। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो जितना भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज हम लोग देखेंगे। तो आपको जितना भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज होगा आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे टाइम पे, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है वो बताना है कि उसका अभिदृश्यक कैसा होता है। तो उसका अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का, यानी कि जो सामने उसके शीशा जो लगा रहता है वो क्या होता है, वो उत्तल लेंस होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पराबैंगनी तरंग। ये एक पराबैंगनी तरंग है जो कि प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी कि बताना है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो मरीज को देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो हम किसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो हम अवतल लेंस को भी अपसारी लेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की ज़रूरत है। तो प्रयोगकर्ता को क्या मापेगा कि एक प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त हो जाए। तो क्या मापेगा, तो वो मापेगा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए मानते हैं कि ये एक दर्पण है और ये कोई प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी को ही ये नापेगा, तभी जाके पर्दे पर कोई पिक्चर हमें दिखाई देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो बताना है कि कोई गोलीय दर्पण है, इसकी परावर्तक सतह की ये जो सतह है ये वृत्ताकार है, तो इसके व्यास को हम क्या कहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारक। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि भी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो क्या हो जाएगा 32/2। तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा +16, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उत्तल दर्पण को प्लस में लिखते हैं और अवतल दर्पण को माइनस में लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी कि ऋणात्मक है तो यानी कि कौन सा दर्पण है वो, तो वो अवतल दर्पण है। उसे क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह यानी कि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो उसको कैसे हम टेढ़ा कर सकते हैं। वक्रित का मतलब हुआ कि टेढ़ा कैसे कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, अंदर या बाहर की ओर। यानी कि कोई एक गोलीय दर्पण है तो ये अंदर की तरफ वक्रित होगा या फिर ये बाहर की तरफ वक्रित होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। यानी कि जो अंदर की तरफ धंसा हो गोलीय दर्पण वो कौन सा दर्पण कहलाएगा। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण।
हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। तो जो बाहर की तरफ वक्रित होगा यानी कि ऐसे, ये बाहर की तरफ वक्रित है और ये हो गया अंदर की तरफ वक्रित, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या कहेंगे। तो हम इसे कहेंगे ध्रुव कहेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसे हम ध्रुव कहते हैं। चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। यानी कि बताना है कि वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि सी। हम वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन को हम किस चीज़ से लिखते हैं, डी से निरूपित करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसे हम मात्रक विहीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि जब अवतल लेंस रहेगा तो उसकी ऋणात्मक दूरी प्लस में होती है, और जब उत्तल लेंस रहेगा तो उसकी ऋणात्मक दूरी माइनस होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल लेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये हो जाएगा ध्रुव को क्या कहेंगे, केंद्र, और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा बी, मुख्य अक्ष कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। क्या जल उठता है। जब हम किसी शीशे को, हमने बचपन में देखा होगा कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी शीशे से गुजार के कागज़ के टुकड़े पे उसका किरण पुंज जब रखते थे तो क्या होता था, वो कागज़ जल जाता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कागज़ जल जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तल दर्पण से। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हम टॉर्च जलाते हैं या फिर कोई गाड़ी चलाते हैं उसके आगे वाले हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बताना है कि वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण, जो हम साइड मिरर कहते हैं उसको, तो किस दर्पण का वो बना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वो उत्तल दर्पण का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र आपको पढ़ाए थे, अभी क्लास में पढ़ाया जा रहा है कि दर्पण का सूत्र कौन सा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है। यानी कि बताने कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो क्या कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, वो एक लेंस कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस का एक और भी नाम होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। और अपसारी किसे कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं अवतल लेंस को।
चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्र 2 होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए कि लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है। जब किसी लेंस पे समांतर किरणें की कोई किरण ऐसे आ रही है तो क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। लेंस में क्या होता है, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं और 2 फोकस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। हम इसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो अभी हमने पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ऋणात्मक। और धनात्मक होती है उत्तल लेंस की। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश गमन करता है। प्रकाश किस चीज़ में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि प्रकाश जब भी गमन करेगी वो सीधी रेखा में ही करेगी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनेगा। इसको हम क्लास में आपको बताएंगे कि ये कैसे बनेगा। ये सूत्र पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको क्लास में बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी, हमारे यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे तब आपको उसमें बताया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ आंसर ले लीजिए कि 120 सेंटीमीटर होगा। अब वो कैसे होगा हम आपको क्लास में बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किरण पुंज। जब ये टॉर्च हो गया, यहाँ से प्रकाश निकलता है तो चारों तरफ फैल जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम किरण पुंज कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम कहते हैं किरण आरेख। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ये मात्रक विहीन होता है, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी।
तो उत्तल दर्पण में बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि काल्पनिक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हम जानते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -0.5 मीटर, यानी कि क्या होता है -2D/25। तो क्या हो जाएगा ये 1/12.5, एक जाएगा तो 0, तो जब हम 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा -0.5 मीटर। ये भी क्वेश्चन आपको हम क्लास में बताएंगे कि कैसे बनता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हीरा का। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डी, हीरा का। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे, अभी बताया है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कौन सा है। तो वो दर्पण हो जाएगा डी, या तो समतल दर्पण है अथवा उत्तल दर्पण है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो बताना है कि प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ हवा न हो, हवा न हो, यानी कि हवा न हो, उसे हम निर्वात कहते हैं, यानी कि खाली जगह। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तैलीय कागज़ क्या होता है। वैसा कागज़ जिस पे तेल लगा हो, यानी कि चिपचिपा हो, वो कैसा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पारभासक। ना ही वो पारदर्शी होता है, ना ही वो अपारदर्शी होता है, वो पारभासक होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि अनंत, उसका कोई लिमिट नहीं होता है कि कितना होगा, वो अनंत होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, वक्रता केंद्र पर। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर रखेंगे तो वस्तु उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीधा एवं हासित। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताना है कि लेंस के लिए कौन सा पदार्थ है जो प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पीतल है, पीतल और लोहा। पीतल और लोहे का प्रयोग लेंस के लिए नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो यहाँ की +20 दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव 20 दिया हुआ है। तो पॉजिटिव किसका होता है, हम आपको पहले भी बताए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जल यानी कि कम गहरा क्यों दिखाई देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, चलिए बताते हैं आपको, आंसर की ओर ले चलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अपवर्तन के कारण। हमारा आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तन के कारण। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है।
तो आपको पहले ही बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो हम आपको बताए थे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f इक्वल टू क्या होता है r/2, यानी कि क्या हो जाएगा 2f बराबर r। तो देखिए तो आंसर में कोई दिया हुआ है 2f बराबर r, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा b, क्योंकि b मिल रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा b। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। तो ये व्यवहार करेगा D, यानी कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस में याद रखिएगा लोग कि उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी बनेगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी, आभासी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं आपको क्लास में बताया जाएगा। अभी आपका चैप्टर चल रहा है, तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।